गाजियाबाद में अपनी भांजी के साथ दिल्ली एनसीआर के साथ उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में ये हालात हैं तो अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपी की आदित्यनाथ सरकार में गुंडा राज और जंगल राज किस प्रकार से सर चढ़कर बोल रहा है। दिवंगत पत्रकार हमारे साथी विक्रम जोशी के परिजनों के साथ तो मैं अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं, पर क्या यह नहीं दर्शाता कि उत्तर प्रदेश, जहां से प्रधानमंत्री खुद सांसद हैं और जहां राम राज्य की स्थापना करने का वादा कर आदित्यनाथ सत्ता में आए थे, राम राज्य तो दूर, प्रदेश में व्यापक गुंडा राज भाजपाइयों ने पैदा कर दिया है। साफ है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था और कानून के शासन नाम की कोई चीज बची नहीं है और कानून व्यवस्था और सरकार का पूरी तरह से दिवाला निकल चुका है। उत्तर प्रदेश की यह घटना और ज्यादा दुर्दांत है। 16 जुलाई 2020 को हमारे दिवंगत पत्रकार साथी विक्रम जोशी की 17 साल की भांजी, उसके साथ छेड़छाड़ रवि नाम का एक गुंडा करता है और उस बिटिया के भाई को सरेआम विजयनगर गाजियाबाद में पीटता है। विक्रम जोशी एक पत्रकार होने के नाते उत्तर प्रदेश की पुलिस के पास मुकदमा दर्ज करवाने जाता है, पर आदित्यनाथ सरकार और उनकी पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करती। रवि, छोटू और अन्य बदमाश फिर घात लगाए बैठे रहते हैं और जब विक्रम जोशी अपनी बहन के घर माता नगर गाजियाबाद में 20 जुलाई को जाता है तो ये गुंडे 8 बजे साय को घर पर हमला बोलते हैं, शीशियां फेंकते हैं। विक्रम जोशी फिर पुलिस को फोन करता है, एसएचओ को फोन करता है, एसएचओ आने से इनकार कर देता है और जैसे ही विक्रम जोशी घर से बाहर जाता है दोनों बच्चियों के साथ, तो उसकी 11:30 बजे नृशंस हत्या की जाती है। उसकी छोटी सी अबोध बिटिया अपने बाप को जगा जगा कर कह रही है कि पापा उठ जाइए, पापा उठ जाइए और हमें घर लेकर जाइए, परंतु विक्रम जोशी दोबारा कभी आंख नहीं खोलते। आदित्यनाथ जी, क्या आपकी भी कभी आंख खुलेगी? आदित्यनाथ जी, काश आपकी भी बेटियां होती, काश आपका भी परिवार होता, काश आपने भी अपनी भतीजी और भांजी के साथ छेड़छाड़ की व्यथा सही होती, काश आपके परिवारजनों को भी गुंडे विजयनगर गाजियाबाद में अगर आपको मालूम होता पीटते तो पता होता कि दर्द कैसे होता है, परिवारजनों का खोने का दर्द क्या होता है। क्या मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी समझते हैं? और उत्तर प्रदेश में तो साथियों पत्रकार होना पाप हो गया है। पत्रकारिता उत्तर प्रदेश में पाप हो गई है, अपराध हो गई है। याद करिए 29 अक्टूबर 2019 को लखीमपुर में इसी प्रकार से रमेश मिश्रा नाम के पत्रकार की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई। आदित्यनाथ जी ने आज तक कुछ नहीं किया। मिर्जापुर में मिड डे मील में नमक रोटी खिलाने की खबर दिखाने वाले पत्रकार पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। मिड डे मील में दूध में पानी मिलाकर बच्चों को दिए जाने की उत्तर प्रदेश में कलेई खोले जाने वाले पत्रकार भी पर वही एफआईआर कर दी गई। बनारस में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा गोद लिए गए गांव की हकीकत उजागर करने वाले पत्रकार को सुप्रिया शर्मा पर भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया। योगी जी द्वारा फैजाबाद में खुद लॉकडाउन का उल्लंघन करने की खबर दिखाने वाले वायर के एडिटर सिद्धार्थ वरदराजन जी आज भी एफआईआर और मुकदमा भुगत रहे हैं।
बिजनौर में 5 पत्रकारों पर आदित्यनाथ जी ने एफआईआर दर्ज कर ली। आजमगढ़ में जब एक पत्रकार ने ढोल की पोल खोल दी तो उसे एफआईआर दर्ज कर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया। नोएडा में गाजियाबाद के साथ जो लगता है, पत्रकारों पर आदित्यनाथ जी की पुलिस ने गैंगस्टर एक्ट लगा दिया। क्या पत्रकार अब भाजपा को गैंगस्टर और गुंडे नजर आते हैं? एक पत्रकार प्रशांत ने ट्विटर पर कुछ लिख दिया तो मुकदमा दर्ज हुआ, बड़ा मुश्किल से सुप्रीम कोर्ट से छुटकर आया है। यूपी में घटिया पीपीई किट की खबर चलाने वाले स्थानीय चैनल के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर एसआईटी की जांच बिठा दी गई। क्या भाजपा शासित प्रदेशों में पत्रकार होना अपराध हो गया है? क्या पत्रकार अब गैंगस्टर की परिभाषा में आते हैं? क्या पत्रकारों के बुलाने से, जानलेवा हमले होने पर विक्रम जोशी जैसे पत्रकारों के बुलाने से पुलिस नहीं आएगी? तो रणदीप सुरजेवाला को आप सुन रहे हैं, जो कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देश के दिल की हर बात अपराध की, अपराधियों की, बात समस्या की, समाधान की, बात होगी हर एक सियासी घमासान की। करेंगे आपसे हर बात, पहुंचाएंगे आप तक हर खबर। बस आप सुरक्षित रहिए, कोरोना से बचिए और देखिए 30 मिनट में हिंदुस्तान, सिर्फ न्यूज़ 18 राजस्थान पर। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक, साथ ही मिलेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बड़ी खबर झालावाड़ से है। आपको बताएं, मनोहर थाना में एसीबी ने कार्रवाई की है। मनोहर थाना पंचायत समिति का जेटीए ट्रैप किया गया है। जेटीए लियाकत खान को ट्रैप किया गया है। 7,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए उसे पकड़ा गया। दलाल हाशिम के जरिए यह रिश्वत ले रहा था। तालाब निर्माण की मस्ट्रोल पर रिश्वत मांगी थी। कार्य मूल्यांकन के लिए यह रिश्वत की मांग की गई थी, जिसके बाद एसीबी ने यह कार्रवाई की है मनोहर थाना में और ट्रैप कर लिया। यह बड़ी खबर झालावाड़ से, तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रैप किया गया है। 7,000 की रिश्वत लेते हुए मनोहर थाना पंचायत समिति का जेटीए लियाकत खान, उसे ट्रैप किया गया है। कार्यों का मूल्यांकन होता है वो जेटीए करता है। जेटीए उस कार्य का सही मूल्यांकन करने और नई मस्ट्रोल जारी करने के बाद रिश्वत की मांग कर रहा है। हमने 16 तारीख को इसका गोपनीय सत्यापन करवाया। सत्यापन में 15,000 रुपये लेना तय हुआ था, तो 5,000 रुपये तो आरोपी जय ने दूसरे दिन ही प्राप्त कर लिए और 7,000 रुपये की राशि आज ट्रैप कार्रवाई के दौरान हाशिम नाम के आदमी को दिलवाई है। बरामद किए, मौके पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, डॉक्टर सुंदर तोलानी का निधन हो गया। कोरोना की वजह से डॉक्टर सुंदर तोलानी का निधन हुआ है। आपको बता दें कि जयपुर के वरिष्ठ यूरोलॉजिस्ट थे तोलानी और उनका निधन हो गया है। तोलानी ने राजस्थान का पहला किडनी ट्रांसप्लांट किया था और कोरोना की वजह से उनका निधन हो गया। तो जयपुर से यह दुखद खबर सामने आई। डॉक्टर सुंदर तोलानी का निधन हो गया कोरोना की वजह से। वरिष्ठ यूरोलॉजिस्ट थे तोलानी और राजस्थान का पहला किडनी ट्रांसप्लांट इन्होंने ही किया था और अब कोरोना की वजह से इनका निधन हो गया।
अगली खबर अलवर से है। रामगढ़ कस्बे के नजदीक पेट्रोल पंप के सामने बाइक सवार को एक बेकाबू गाड़ी ने टक्कर मार दी और मौके पर ही बाइक सवार की मौत हो गई। मृतक का नाम हाशिम बताया जा रहा है, जो अलवर से अपने गांव जा रहा था। पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाने के लिए बाद शव परिजनों को सौंप दिया। हाशिम के परिजनों ने ड्राइवर के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। चलिए आपको लिए चलते हैं। रणदीप सुरजेवाला प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ये निर्णय कर लिया कि वो भारतीय जनता पार्टी के षड्यंत्र में उलझने वाले नहीं, तो आज एक बौखलाई हुई केंद्रीय भाजपा सरकार और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने मुख्यमंत्री जी के बड़े भाई श्री अग्रसेन गहलोत के घर आज सुबह से ही ईडी भेजकर छापेमारी शुरू कर रखी है। दोस्तों याद करिए, जैसे ही राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी का चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र शुरू हुआ, तो 13 जुलाई 2020 को इनकम टैक्स और ईडी के छापे मारे गए। कांग्रेस नेता राजीव अरोड़ा पर, धर्मेंद्र राठौड़ पर और इस फेयरमाउंट होटल के मालिक रतन शर्मा पर डराने का, धमकाने का, दबाने का, कुचलने का प्रयास किया गया। जब उन्हें लगा वो इस षड्यंत्र में कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि उन्होंने राजस्थान की अस्मत को चुनौती दी है, राजस्थान के स्वाभिमान को चुनौती दी है, प्रजातंत्र को चुनौती दी है, जनमत को चुनौती दी है, तो फिर उन्होंने 20 और 21 जुलाई 2020 को इनकम टैक्स और ईडी के बाद सीबीआई भेज दी। हमारी एक विधायिका साथी, जिन्होंने खेल के क्षेत्र में देश का और राजस्थान का नाम रोशन किया, कृष्णा पूनिया जी से 21 और 22 जुलाई 2020 को जबरन सीआईडी की टीम्स भेजकर जांच करवाई गई। 20 और 21 जुलाई 2020 को सीबीआई की उनसे पूछताछ की गई। सब जानते हैं सीबीआई की ये 20 और 21 जुलाई की कृष्णा पूनिया जी से पूछताछ दिल्ली में बैठे हुक्मरानों और निरंकुश शासकों का विधायकों पर दबाव डालने का एक हथकंडा था। इसके बाद कल 21 जुलाई 2020 को सीबीआई मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के ओएसडी श्री देवाराम को पूछताछ के लिए बुलाती है। जब इन सारे हथकंडों में फेल हो गए, तो फिर आज 22 जुलाई को श्री अग्रसेन गहलोत, जिनका कसूर केवल इतना है कि वो मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के बड़े भाई हैं, ना वो राजनीति में है, ना उनका राजनीति से कोई सरोकार, आज उनके घर पर सुबह से केंद्रीय सशस्त्र बल लगाकर ईडी की रेड कर रहे हैं। सीआरपीएफ और बीएसएफ को वो साथ लेकर आए। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आपने इस देश में रेड राज पैदा किया हुआ है। आपके रेड राज से राजस्थान डरने वाला नहीं। आपके रेड राज से राजस्थान की 8 करोड़ जनता घबराने वाली नहीं। आपके रेड राज से आपकी ईडी, आपके इनकम टैक्स, आपकी सीबीआई, जो भाजपा के अग्रिम संगठन हैं, जब सब कुछ फेल हो जाता है, जब पार्टी फेल हो जाती है, जब भाजपा का नेतृत्व फेल हो जाता है, तो ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स आगे आ जाते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान के बहादुर विधायक डरने वाले नहीं। आप अपनी रेड और सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स, इसकी धमकी से कोई और डर गए होंगे, किसी और को आपने डरा लिया होगा दूसरे प्रांतों में, परंतु ना राजस्थान की 8 करोड़ बहादुर जनता डरने वाली, न श्री अशोक गहलोत और कांग्रेस के विधायक डरने वाले, और ना हमारी सरकार अस्थिर होने वाली। आपके अंदर जितनी ताकत है, जितनी हिम्मत है, जितना और जुल्म करना है, जितना और गैर कानूनी कार्य करना है, वो करिए, परंतु हम डरेंगे नहीं।
क्योंकि आपने राजस्थान के स्वाभिमान को चुनौती दी है और राजस्थान ने स्वाभिमान की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए पहले भी और आज भी और आगे भी सदैव कुर्बानी दी है। प्रजातंत्र की रक्षा के लिए हम अपने मार्ग पर अटल खड़े रहेंगे, घबराने वाले नहीं। कोई प्रश्न आप पूछना चाहें तो स्वागत है। जी बिल्कुल, उस समय की ये मांग थी और हमने ये कहा कि ना कृष्णा पूनिया दोषी हैं ना कोई और अगर परिवारजनों की ये मांग थी तो हमने स्वीकार किया। पर आदरणीय मित्र, ये बताइए, कृष्णा पूनिया जी ने पूरे देश और दुनिया में हिंदुस्तान का झंडा फहराया है। कृष्णा पूनिया से वो सीबीआई जांच तो ठंडे बस्ते में पड़ी थी। आज जब राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त का ताना बाना फेल हो गया तो आज ही सीबीआई को उस मुकदमे की याद कैसे आई? क्या ये भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय सरकार और मोदी जी के षड्यंत्र की ओर साफ साफ इशारा नहीं करता? भारतीय जनता पार्टी, मुझे लगता है कि मानसिक दिवालियेपन से प्रदेश में ग्रस्त हो गई है। श्री सीपी जोशी जी की योग्यता पर भी अगर उन्हें शक है, उनकी काबिलियत पर भी अगर शक है, जिनको उन्होंने निर्विरोध स्पीकर चुना है, तो ये उनके मानसिक दिवालियेपन का जीता जागता सबूत है। आदरणीय सीपी जोशी जी को किसी से राय लेने की आवश्यकता नहीं। वो एक प्रोफेसर भी रहे हैं, एक शिक्षाविद हैं, एक समझदार व्यक्ति हैं और उन्हें मालूम है संविधान की रक्षा कैसे करनी है। उन्हें मुझसे या किसी और से राय लेने की जरूरत नहीं। ईडी के छापे जब राजस्थान समेत तमाम और प्रदेशों में पड़ रही है और बताया जाए 7 करोड़ रुपए का जो भुगतान था उसका सीमा शुल्क का भूपेंद्र गहलोत पर उनका था। आदरणीय साथी, मुझे एक बात बताइए, जब भारतीय जनता पार्टी संकट में होती है, जब भारतीय जनता पार्टी, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।